तुमने क्लास बंक मारी, क्या किया, ध्यान से सुनो, क्लास बंक मारी, क्लास बंक मारी तो क्या हुआ, रिस्क लिया, अब बाहर घूमने को मिलेगा, तो रिस्क तुमने ज्यादा लिया तो तुम्हें रिटर्न भी हायर मिलने वाला है आगे। वही कॉन्सेप्ट यहां पे यही बात मैं करूं विनाश तेरा, उठता ही हाथों को सर्वनाश तेरा, लड़का पड़ोसी में पास वाले शहर का, छोड़ मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो मनी मार्केट का कॉन्सेप्ट और कैपिटल मार्केट का कॉन्सेप्ट मैंने क्लियरली बता दिया, मैं फिर से एक बार बता देता हूं। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर दो टाइप्स होते हैं, एक मनी मार्केट, एक कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में क्या होता है, बेसिकली जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, पहली बात तो सब कुछ हटा के आप मार्केट का कॉन्सेप्ट समझिए। मार्केट का मतलब, फाइनेंशियल मार्केट का मतलब ऐसी जगह जहां पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की ट्रेडिंग परचेजिंग होती हो। जैसे मुझे कुछ सामान खरीदना है तो मैं लोकल मार्केट में जाता हूं, अगर मुझे कोई शेयर, डिबेंचर या कोई भी बॉन्ड वगैरह परचेज करना है तो मुझे फाइनेंशियल मार्केट में जाना पड़ेगा। मार्केट में दो टाइप है, मनी मार्केट एंड कौन सा मार्केट, कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट हमेशा शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए बनाई जाती है, यानी कंपनी को अगर शॉर्ट टर्म के लिए कुछ पैसा चाहिए, फंड की रिक्वायरमेंट है, तो मनी मार्केट में जाके अपना इन्वेस्टमेंट करवाएंगी, मतलब जो भी उनका इशू है वो लेके आएंगे और लोग परचेज करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए। यहां शॉर्ट टर्म का मतलब 1 साल या उससे कम टाइम पीरियड के लिए, जबकि कैपिटल मार्केट में क्या होता है, लॉन्ग टर्म पर्पस के होते हैं और यहां 1 साल से ज्यादा का टाइम पीरियड कंसिडर किया जाता है। मनी मार्केट के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो बेसिकली कौन कौन से हैं, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल बिल्स, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बिल्स। ठीक है, ट्रेजरी बिल्स का मतलब क्या होता है, ट्रेजरी बिल्स का मतलब क्या होता है, वो इंस्ट्रूमेंट जो आरबीआई इशू करता है, किसके बिहाफ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। अब इसका बेस्ट एग्जांपल एक है मेरे पास, दैट इज जीरो कूपन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड। अब ये जो जीरो कूपन बॉन्ड है, इसके बारे में बता दूं, ये बेसिकली कुछ ऐसा होता है कि इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ठीक है, ये आपको इशू होगा 950 रुपए पे, एग्जांपल ले रहा हूं फिगर का, ठीक है, 950 का, और अल्टीमेटली मेच्योरिटी डेट पे आपको कितना मिलेगा, 1000 रुपए, मतलब कोई इंटरेस्ट प्रोवाइडेड नहीं होगा, 950 का था, 1000 रुपए मिलेगा। ठीक है, ये तो मैंने एक एग्जांपल के पर्पज से ले लिया, बाकी इसमें जो मिनिमम इशू जो होता है वो 25,000 के मल्टीपल में लिया जाता है, मतलब एक जीरो कूपन बॉन्ड मिनिमम 25,000 रुपए का होना चाहिए। तो इतना आपको समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा कॉस्टली होता है, क्योंकि सिंगल इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट थोड़े महंगे होते हैं। सेकंड वन इज कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर जो होता है वो बड़ी बड़ी कंपनियां इशू करती हैं अपनी शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। ये एक अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होता है, कंपनियां अपने शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट के लिए इसको इशू करती हैं। 15 दिन से लेके 1 साल तक का टाइम पीरियड होता है इसका, ठीक है, मतलब मेच्योरिटी का टाइम पीरियड, इसके बीच में ट्रांसफरेबल भी होता है आराम से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये किस लिए होता है, सीजनल, आप अगर कोई आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, एक बड़ा कॉमन वर्ड यूज होता है इसके लिए, सीजनल वर्किंग कैपिटल की अगर जरूरत है तो आप ऐसे इशू को ला सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉल मनी। कॉल मनी को समझाने के लिए मैं सीआरआर का एग्जांपल दूंगा, कैश रिजर्व रेशियो। जितने भी बैंक्स हैं वो जितना भी अपने पास टाइम डिपॉजिट्स रखते हैं, टाइम डिपॉजिट मतलब जितना भी उनके पास कस्टमर्स आता है, डिपॉजिट करता है, वो जितना भी पैसा उनके पास डिपॉजिट है उसका एक फिक्स परसेंटेज आरबीआई के साथ उनको रिजर्व करके रखना पड़ता है। तो वो जो पैसा उनको रिजर्व करके रखना है, उस पैसे को हम सीआरआर कहते हैं। एक एसएलआर भी होता है पर वो अभी आपको नहीं समझना है, सीआरआर समझ लीजिए। नाउ सीआरआर में क्या होता है कि 10% या 15% की जो भी टोटल डिमांड डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट है वो कई बार कंपनीज के पास, कंपनी मतलब बैंक्स के पास नहीं होती है, तो बैंक क्या करती हैं, इंटर बैंक लोन लेती हैं, जिसके लिए वो क्या इशू करती हैं, कॉमर्शियल मनी। तो कॉमर्शियल मनी क्या होता है, इंटर बैंक इशू किया जाता है और शॉर्ट टर्म अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करी जाती है। इंटर बैंक का मतलब जैसे पीएनबी जो है बैंक ऑफ बड़ौदा से ले। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का मतलब क्या हो गया, जैसे नॉर्मली हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं वैसे कंपनियों के पास डिपॉजिट करेंगे, दैट इज कॉल्ड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इससे ज्यादा इसमें नहीं पूछा जाता है। कॉमर्शियल बिल को हम सिंपली बिल ऑफ एक्सचेंज समझ सकते हैं, जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज इशू होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉमर्शियल बिल्स कहते हैं। तो बस ये इंस्ट्रूमेंट है जो मनी मार्केट के अंदर इशू किए जाते हैं। फीचर्स इसके एक बार मैं फिर से बताता हूं, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इन्वेस्टमेंट आउटले बहुत हाई होता है, मैं बता चुका हूं, एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट भी 25,000 रुपए का है, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट आउटले बहुत हाई होता है इसमें। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अप टू 1 ईयर होता है, रिस्क बहुत कम होता है क्योंकि शॉर्ट टर्म फंड के लिए है, रिटर्न भी लो होता है क्योंकि अगर तुमने थोड़े टाइम का रिस्क लिया तो तुम्हें रिटर्न भी थोड़े टाइम का मिलेगा। लिक्विडिटी हाई होती है, मतलब दोनों प्रोस्पेक्टिव से इन्वेस्टर इजीली इसको बेच भी सकता है, और जैसे ही आप मार्केट में इशू लेके आएंगे, कौन, कंपनी, वैसे ही आपके हाथों हाथ परचेज कर लिए जाएंगे। एंड द लास्ट, ये जो मैनेज करी जाती हैं ये बैंकर्स और एफआईए के थ्रू मेंटेन करी जाती है। एफआई मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या होती है, मैंने बताया था लॉन्ग टर्म पर्पज से होती है। इसके फीचर क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए होती है, मोर देन 5 ईयर के लिए होती है, इन्वेस्टमेंट आउटले लो होता है। क्यों, वहां पे 25,000 रुपए की सिक्योरिटी थी, पर यहां 10 रुपए या 100 रुपए का भी फेस वैल्यू पे शेयर इशू कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्क इज हाई। ठीक है, इसके साथ सेकंड पॉइंट भी देख लीजिए, रिटर्न में भी हाई। मतलब कहने का क्या, तुमने क्लास बंक मारी, क्या किया, ध्यान से सुनो, क्लास बंक मारी। क्लास बंक मारी तो क्या हुआ, रिस्क लिया, अब बाहर घूमने को मिलेगा, तो रिस्क तुमने ज्यादा लिया तो तुम्हें रिटर्न भी हायर मिलने वाला है आगे। वही कॉन्सेप्ट यहां पे मार्केट में आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिस्क ज्यादा ले रहे हो, तो यहां रिस्क ज्यादा होता है तो रिटर्न भी ज्यादा मिलता है। एंड द लास्ट इज लिक्विडिटी इज हाई। लिक्विडिटी भी कहीं ना कहीं बहुत हाई होती है, सिंपल सी बात है, आप इजीली शेयर इक्विटी को जब चाहे ट्रांसफर कर सकते हैं और जब चाहे आप परचेज कर सकते हैं। तो लिक्विडिटी बहुत हाई होती है, आप इजीली सेल परचेज कर सकते हैं सिक्योरिटीज का। मतलब ऑल टुगेदर आपका पैसा मार्केट में नहीं फंसने वाला, जब भी आपको सेल करनी है आप इजीली सेल कर सकते हो। नेक्स्ट इज सेगमेंट ऑफ मार्केट। दो सेगमेंट होते हैं मार्केट के, एक प्राइमरी सेगमेंट, एक सेकेंडरी सेगमेंट। सिंगल इंडिविजुअल डेफिनेशन वाइज में ना जाके अगर एक क्लीन सिंपल भाषा में बोलूं तो प्राइमरी सिक्योरिटीज इज द एंट्रेंस गेट ऑफ द सिक्योरिटीज। कोई भी नई सिक्योरिटी अगर मार्केट में आ रही है तो वो प्राइमरी सेगमेंट के थ्रू ही आएगी, प्राइमरी मार्केट के थ्रू ही आएगी। कोई भी फ्रेश सिक्योरिटी अगर मार्केट में आई तो वो कहां से आएगी, प्राइमरी के थ्रू। अब वो सिक्योरिटी आ गई, मैंने परचेज कर ली, पर साल भर 6 महीने बाद या 2 महीने बाद या 2 दिन बाद या परचेज करने के तुरंत बाद मुझे लग रहा है यार नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको बेचना चाहता हूं, तो आप प्राइमरी के थ्रू नहीं बेच सकते हो, आपको कहां जाना पड़ेगा, सेकेंडरी मार्केट में, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज। नाउ प्राइमरी मार्केट के अंदर कुछ मेथड होते हैं। कौन से मेथड, जो भी आप शेयर लेके आ रहे हो, जो भी आप इक्विटी शेयर लेके आ रहे हो, जो भी प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, कॉल मनी, जो भी आप लेके आ रहे हो, उसको मार्केट में लाने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं। मतलब वो इशू मार्केट में रेस करने के लिए आपको कुछ मेथड्स बताए गए हैं, यानी इसको हम कहते हैं मेथड ऑफ फ्लोटेशन। फ्लोटेशन का मतलब फ्लोट कराना अपने इशू को। जो भी आप सिक्योरिटी मार्केट में अपनी लाना चाहते हो, सपोज दैट मैं एक कंपनी है SRM कॉमर्स एकेडमी, तो मैं अगर अपनी कोई भी सिक्योरिटी मार्केट में लाना चाहता हूं तो मुझे जितना भी खर्चा उस सिक्योरिटी को मार्केट में लिस्ट कराने में लगेगा उसको हम क्या कहेंगे, फ्लोटेशन कॉस्ट। ब्रोकरेज चार्जेस पे करने पड़ेंगे, लिस्टिंग चार्जेस पे करने पड़ेंगे, तो सारे खर्चे जो कंपनी इनकर करती है अपने शेयर को लिस्ट कराने के लिए उनको हम क्या कहते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट। तो इसके अंदर 5 पॉइंट्स हैं, 5 मेथड्स मैं कह सकता हूं। सबसे पहला और सबसे कॉमन मेथड आता है ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस को मैं कह सकता हूं सिंपल एक बुकलेट होती है, उस बुकलेट में उस कंपनी की पूरी डिटेल लिखी होती है, किस प्रोजेक्ट के लिए वो पैसा ले रही है वो डिटेल लिखी होगी, उस प्रोजेक्ट से क्या फायदे होने वाले हैं, क्या अर्निंग होने वाली है वो लिखेगा, क्या रिटर्न देने वाला है वो लिखेगा, तो सब कुछ मेंशन्ड होता है उसके अंदर। और लास्ट में एक पतला सा एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसको भरने के बाद आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, कहां पर, उनके शेयर्स के लिए। तो ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस मतलब सिंपल बुकलेट जो आप स्कूल वगैरह में भी एडमिशन के टाइम मिलती होगी, वैसे एक बुकलेट के थ्रू ऑफर लाया जाता है। नेक्स्ट इज ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल समझने से पहले आप 2 कॉन्सेप्ट समझिए। पहला कॉन्सेप्ट ब्रोकर का, दूसरा मिनिमम सब्सक्रिप्शन का। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब सेबी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट पुट करती है कि आपको 90% ऑफ द इशू सब्सक्राइब करवाना पड़ेगा। मतलब मैं एक कंपनी हूं, मैं अपना मार्केट में इशू लेके आया, मेरे 1 लाख शेयर थे, तो अगर जब तक मेरे 90,000 शेयर सब्सक्राइब नहीं होंगे ना, मार्केट में मैं इशू ला ही नहीं सकता हूं। मतलब मैंने शेयर इशू कराए, लोगों ने कॉलअप करी, प्रोस्पेक्टस आए, जो भी आया, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि कई सारे मेथड है इसलिए मैंने बोला जो भी आए, जिस मेथड के थ्रू भी आए, 90,000 से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब हो गए या 90,000 शेयर सब्सक्राइब हो गए, तब तो गुड, आप मार्केट में रह सकते हो। लेकिन अगर 89,000 शेयर सब्सक्राइब हुए, मेरा इशू रिजेक्ट कर दिया जाएगा, मैं मार्केट में नहीं रह सकता हूं, मुझे सारे पैसे वापस रिफंड करने पड़ेंगे। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि कंपनियां जो भी शेयर लेके आ रही हैं, लोगों का भरोसा कब दिखाई पड़ेगा, जब मोर देन सब्सक्राइब होगा, ठीक है। तो मतलब कहने का, इन्वेस्टर उस पर फेथ पुट ऑन कर रहे हैं, ये सेबी कैसे पता करेगा, वो क्या करता है, मिनिमम की एक लिमिट लगा देता है कि भाई लोगों ने आपके शेयर को पसंद किया तभी तो 90% से ज्यादा सब्सक्राइब हुए, ठीक है। तो इसीलिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन का एक क्लॉज होता है। सेकंड इज ब्रोकर। देखो ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ये पहले एओपी बीओआई के फॉर्मेट में था, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। मतलब कुछ लोग एक साथ आते हैं और अपने भले के लिए, यानी मेंबर्स जो भी साथ में आए हैं वो अपने भले के लिए और एक दूसरे के भले के लिए कुछ काम शुरू करते हैं। तो पहले स्टॉक एक्सचेंज एओपी बीओआई के फॉर्मेट में था, पर एज टू एंड फ्रो आगे बढ़ते बढ़ते गवर्नमेंट को यह लगा कि इसमें काफी बेनिफिट है, तो उन्होंने क्या किया, स्टॉक एक्सचेंज के कॉन्सेप्ट को खुद अडॉप्ट कर लिया और इनको क्या दे दिए, ट्रेडिंग राइट। तो जो भी एओपी बीओआई है इनको ट्रेडिंग राइट मिल गए मेंबर्स को। ट्रेडिंग राइट का मतलब क्या, सिर्फ आप ही स्टॉक एक्सचेंज के शेयर परचेज और सेल
कर सकते हो, ट्रेडिंग राइट मिल गया, मतलब स्पेसिफिक ब्रोकर के थ्रू। जैसे बैंक में है तो बैंक में अगर कोई कैश निकाल सकता है, कोई भी ट्रांजैक्शन करता है, तो बैंक में जितने एम्प्लॉयज बैठे हैं वही कर सकते हैं। वही चीज स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी काम करवाना है तो ब्रोकर के थ्रू करवाना पड़ेगा। तो नाउ ब्रोकर हैज गॉट द ट्रेडिंग राइट्स। तो कंपनी और इन्वेस्टर दोनों किसके पास जाएंगे? ब्रोकर के पास जाएंगे। अब आ जाते हैं कंपनियों के पास दिक्कत क्या है? कंपनियों के पास दिक्कत ये कि सर मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्राइस नहीं हम फुलफिल कर पाएंगे। तो आप क्या करिए, आप ब्रोकर के पास जाइए और ब्रोकर से क्या बोलिए, सर आप हमारे शेयर को एक एग्रीड प्राइस से हमसे परचेज कर लो, जितना मुझे रिक्वायरमेंट है। और क्योंकि आपके मार्केट में वैल्यू अच्छी है, जैसे मोतीलाल ओसवाल बड़े बड़े शेयर ब्रोकर्स होते हैं, इनकी मार्केट में बहुत अच्छी वैल्यू है। अगर ये कोई भी ऑप्शन लेते हैं तो लोग हाथों हाथ उसको परचेज कर लेते हैं। तो उनको क्या कहा जाता है कि सर आप हमारे शेयर परचेज कर लीजिए और फिर आप फर्दर बेचिए, जितने में आप बेचेंगे हमें कोई दिक्कत नहीं। उससे हमारा क्या लॉस खत्म हो जाएगा? मिनिमम सब्सक्रिप्शन का, और ब्रोकर की अर्निंग हो जाएगी। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? ऑफर फॉर सेल। एक एग्रीड प्राइस पे हमने ब्रोकर को बेचा, ब्रोकर ने फर्दर मार्केट में बेच दिया। नेक्स्ट इज प्राइवेट प्लेसमेंट। बिल्कुल ऊपर वाले की तरह है, ऊपर ब्रोकर थे, यहां पे कौन आ गया? यहां बड़े बड़े बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो आ गए। हम अपने शेयर उनको दे देते हैं और वो फर्दर मार्केट में सेल करते हैं। दैट इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट। हम प्राइवेटली कुछ लोगों को अपने हिसाब से उनको हमने शेयर्स दे दिए। सेकेंड लास्ट कॉन्सेप्ट इज राइट इशू। राइट इशू का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी ओनर कॉन्सेप्ट की। ओनर कॉन्सेप्ट क्या होता है? जो भी इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो ओनर ऑफ द कंपनी होते हैं। सपोज दैट कंपनी एक नया इशू लेके आती है इक्विटी शेयर के लिए, मतलब पहले 1000 इक्विटी शेयर होल्डर थे मार्केट में आपके, ठीक है, पहले कितने थे? 1000 इक्विटी शेयर थे। आपने 500 शेयर्स और मार्केट में रेस किए। दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये हुई कि पहले जो डिविडेंड बट रहा था वो 1000 लोगों में बच रहा था, ठीक है, लेकिन अब कितने में बटेगा डिविडेंड? 1500 लोगों में बटेगा। क्यों? 500 नए लोग आ गए। डिविडेंड मतलब जो भी रिटर्न मिलता है कंपनी देती है किसको? जो भी इक्विटी शेयर होल्डर है उनको, अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। अब वो कितनों में बटेगा? 1500 में। तो ऑब्वियस सी बात है पर हेड इनकम कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जब भी कंपनी नया इशू लेके आती है तो वो सबसे पहले वो 500 शेयर किसको ऑफर करेगी? एग्जांपल ले रहा हूं 500 शेयर। वो 500 शेयर किसको ऑफर करेगी? इन 1000 शेयर होल्डर को कि सर हम नया इशू लेके आ रहे हैं, अगर आप चाहें तो आप परचेज कर लीजिए ताकि आपका इंटरेस्ट डाइल्यूट ना हो, आप इसको परचेज कर लीजिए। अगर वो मना कर देंगे तो वो मार्केट में लेके जाएंगे। तो एक और तरीका क्या हो गया? राइट इशू के थ्रू। तो आपके पास राइट है कि आप पहले परचेज कर सकते हैं। लास्ट इज ईआईपीओ। ईआईपीओ मतलब इलेक्ट्रॉनिक आईपीओ। यहां पर क्या होता है? बहुत नॉर्मल सा मेथड है क्योंकि चीजें सब कुछ डिस्क्लाइज हो गई हैं। सेबी क्या कहता है? सेबी कहता है कि भैया आप एक एग्रीमेंट में एंटर हो जाइए, हम ऑनलाइन आपको ऑफर लेके आएंगे, ऑनलाइन सब कुछ होगा, सारा काम ऑनलाइन खत्म हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड ईआईपीओ, इलेक्ट्रॉनिक सेल करना। जैसे हमारी इलेक्ट्रॉनिक क्लासेस चल रही है वैसे वहां पे इलेक्ट्रॉनिक आईपीओ आ रहा है। आईपीओ का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर, प्राइमरी मार्केट में तो इनिशियल पब्लिक ऑफर ही होगा। नाउ आ जाते हैं हमारे लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या होती है मैं बता चुका हूं। आई डोंट थिंक सो उसको समझने में कोई दिक्कत होगी आपको। फंक्शन क्या है इसके? सबसे पहला कि ये जो भी सिक्योरिटी होती है ये आराम से बेची और खरीदी जा सकती है। जब चाहे आप खरीद सकते हैं, तो मतलब लिक्विडिटी बहुत आराम से होती है इसकी। जब चाहे आप बेच सकते हैं, जब चाहे आप खरीद सकते हैं। तो प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। यानी इस मार्केट का काम ही यह है कि एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज जो आ चुकी हैं उनको इजीली सेल परचेज कराया जा सके, लोगों के पास कैश की अवेलेबिलिटी रहे। सेकेंड इज प्राइसिंग सिक्योरिटी। आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू प्राइस डिसाइड किया जाता है। तो इस मार्केट का भी यही काम है कि डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर के थ्रू प्राइस को डिसाइड कराती है। किसके? इक्विटी शेयर होल्डर डिवेंचर के प्राइसेस क्या होने चाहिए। थर्ड इज सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। यहां पे स्टॉक एक्सचेंज अपना खुद का अलग सर्वर और अलग पूरा कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर सब कुछ अलग अलग है, तो कहीं ना कहीं इनकी पूरी वेबसाइट ही अलग है, तो इसलिए दैट इज कॉल्ड मोर सिक्योर्ड। नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। समझाने की जरूरत नहीं है, आधी दुनिया आज देख रही है कोविड-19 कोरोना वायरस के चक्कर में आधे से ज्यादा इकोनॉमीज नीचे गिरी हैं, पूरी मार्केट डाउन हुई पड़ी है, तो मतलब कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही दिखाई पड़ती है। स्प्रेडिंग इक्विटी। देखो लोग क्या है, लोग थोड़ा रिस्की फैक्टर कम लेना चाहते हैं, मतलब वो इजीली पीपीएफ या पोस्ट ऑफिस वहां पे इन्वेस्ट करते हैं, यहां पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके थ्रू यानी इस मार्केट के थ्रू हम इक्विटी कल्चर को मार्केट में लेके आ रहे हैं। लोगों के अंदर इक्विटी को लेके जो डर है कि रिस्क उसमें ज्यादा है लेकिन रिटर्न भी ज्यादा है, उस कॉन्सेप्ट को उनके अंदर इवॉल्व करा पा रहे हैं इस मार्केट के थ्रू। प्रोवाइड स्कोप ऑफ स्पेकुलेशन। देखो स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है? सट्टेबाजी करना। तो अगर सट्टेबाजी करनी है तो ऐसे मत करो आईपीएल के थ्रू, यहां पे आके करो कि इसका शेयर अप होगा या डाउन होगा। जैसे आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो मार्केट में क्या फंडा है, अभी आज जो भी आप शेयर परचेज करोगे, क्योंकि मार्केट डाउन है, तो आज जो भी आप शेयर परचेज करो आप उसको होल्ड करके बैठो।
जैसे अभी इलाहाबाद बैंक का शेयर 3-4 रुपए तक आ गया था, अब तो खैर वो मर्ज हो गया, 3-4 रुपए तक आ गया था। अब क्या होगा, जब मार्केट दोबारा से रिकूप होगी, सब कुछ चीजें सही होंगी, तो उसका प्राइस बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो जो शेयर आपने 3 रुपए में खरीदा था, आज वो कितने का हो गया, सपोज दैट 10 रुपए का हो गया, 7 रुपए का फायदा अर्न कर लिया, तो कहीं ना कहीं सही जगह स्पेकुलेशन लगाने की एक जोन तैयार कर देता है आपके लिए। एंड दिस इज द लास्ट स्टेप फॉर द सेटलमेंट। सेटलमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको ब्रोकर का सिलेक्शन करना पड़ेगा। सेटलमेंट का मतलब परचेज करना है, सेल करना है, कोई भी काम करना है, तो उसके लिए सबसे पहले ब्रोकर को सिलेक्ट करो। देन डीमैट अकाउंट अपना ओपन करो, किसके साथ, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ। देन यहाँ पे बैंकर भी अपना रोल अदा करता है, तो डीमैट अकाउंट का मतलब वो अकाउंट जहां पर आप सिक्योरिटीज को अपने रख पाओगे। देन प्लेसिंग एन ऑर्डर, एक ऑर्डर प्लेस करो जो भी परचेज सेल का है। एंड फाइनली एग्जीक्यूट कर जाएगा आपका ऑर्डर, जब भी जिसके साथ आपका ऑर्डर मैच करेगा आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट कर जाएगा। सपोज दैट आपको 20 रुपए के शेयर बेचने हैं और किसी को 20 रुपए के खरीदने, ऑर्डर मैच कर गया तो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिंग ऑफ द ऑर्डर एंड द लास्ट वन इज सेटलमेंट, आपका पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो दिस इज द चैप्टर होल सोल जो आपको पढ़ना था। आई होप ये चैप्टर समझ में आया होगा। जस्ट इजीली गो थ्रू विद दिस चैप्टर, काफी इंपॉर्टेंट है, केस हिस्ट्री की पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, डोंट ट्रबल एनीवन, जस्ट ट्रबल योरसेल्फ एंड डू द स्टडी। थैंक यू। इस बार एग्जाम तेरी कह के हिलेगी, बातों का मतलब बदल के बताने से सोचा कि आंसर शीट जल्दी भरेगी। कॉलेज से सीधा सब ट्यूशन पे रट लेते जैसे वो तोते हैं, सीखा मैंने जब किताबों को खोला के तारे जमीन पर होते हैं।